बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की तरफ चलेंगे। रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। कैलकुलेट द डब्ल्यूएल्स रेशो फॉर 2023। 2023 की रेशोज कैलकुलेट करनी है इन कंपैरिजन विद 2022। कौन सी रेशोज कैलकुलेट करनी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। या तो पार्ट ये इसके अंदर ही, सोल्यूशन के अंदर, पार्ट के अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर दे देता है, या क्वेश्चन के अंदर दे देता है। ठीक है, दूसरा कीपिंग इन व्यू द की इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइड पॉसिबल रीजंस फॉर द वेरिएशन इन द रेशियोज कंप्यूटेड इन ए अबव। यानी कि हम लोग जो है वो कुछ चेंजेस हैं ड्यूरिंग द ईयर, उनको सामने रखते हुए पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशंस बताएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझ आएगी। क्वेश्चन है जनाबे वाला, वेल लिमिटेड इज ए ग्रोइंग बिजनेस इन इलेक्ट्रिक आइटम इंडस्ट्री एंड ऑपरेट्स टू ओन्ड आउटलेट्स। जो ग्रोइंग बिजनेस होता है ना जनाब, इसके बारे में अगर आप ज़हन में लाएँ, तो ये बिज़नेस के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हो रही होती हैं। यहाँ से हमें पता चलेगा कि रेशियोज़ के अंदर चेंज आएगा। इस वर्ड को हमने इग्नोर नहीं करना, ये वर्ड बड़ा रेलेवेंट है। बिलो आर द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएल फॉर 2023। 2023 के लिए डब्ल्यूएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आ रही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2023। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो है जनाब ये वाला, फिक्स एसेट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश। अगर आप फिक्स एसेट की बात करें तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और बाकी इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेड पेबल्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट लायबिलिटीज होती हैं और ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म लोन है। शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स ये आपका जो है वो कैपिटल या इक्विटी जिसे हम कहते हैं वो होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। टैक्स का फिर इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैनेजमेंट की रिपोर्ट से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है। रेशियोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 यानी कि पिछले साल की रेशियोज दी गई हैं। जीपी प्रॉफिट, जीपी मार्जिन, ओपी मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज टाइम टू पे, यानी कि क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड है ये, सीटीओ, क्विक रेशो, इंटरेस्ट रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। तो ये 8 रेशियोज हैं जो दी गई हैं। और उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि कंप्यूट डब्ल्यूएल्स रेशियो फॉर 2023 इन कंपैरिजन विद 2022। तो जो 8 रेशियोज 2022 की कैलकुलेट की गई हैं, वही 8 रेशियोज आपने कैलकुलेट करनी है 2023 के लिए। फिर की इवेंट्स, अच्छा ये की इवेंट्स जो थे, इसके बारे में उसने पॉइंट 2 में कहा था, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, कि कीपिंग इन व्यू द की इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइड अ पॉसिबल रीजन फॉर द वेरिएशन इन द रेशियोज कंप्यूटेड इन ए अबव। यानी कि ये 4 कुछ की इवेंट्स हैं। इन चारों की इवेंट्स को की बेसिस के ऊपर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन रेशियोज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हम लोग इन की इवेंट्स को ना पढ़े तो भी आपके ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि यू कैन स्टिल सिक्योर 6 मार्क्स, क्योंकि ये सीधी-सीधी, बहुत ही सीधी डेटाबेस आपको दिया हुआ है और आपने इसका इजीली बस कैलकुलेशंस करनी है प्रॉफिट मार्जिन्स की और इस तरह की चीज़ों की। तो वन बाय वन चलते हैं जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले है जी जीपी मार्जिन। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 2023 और 2022, इनको हमें यहाँ पे लिखना होगा। जीपी मार्जिन 2022 का दिया हुआ है विच इज 36.2%। ये लिखना होगा आपको बिकॉज आपने कंपैरिजन के तौर पे लिखना है यहाँ पे। अब अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीपी मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो आसान है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है विच इज योर 20,323 डिवाइडेड बाय आपका सेल्स 67,851, और आपका आंसर आता है जी 29.96%। तो आप इसे लिख देंगे 29.9%। दैट्स इट, एक नंबर आपका आ गया। ओपी मार्जिन लास्ट ईयर का साथ लिखेंगे क्योंकि आपने कंपैरिजन लिखना है।
ओपी मार्जिन जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा इन दोनों का डिफरेंस, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करके। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि 20,323 माइनस 7,584 डिवाइडेड बाय 6,7,851 जो आपकी सेल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो ये 18.82% बनता है। तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न क्या होता है? आपका जीपी, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इन दोनों को एडजस्ट करके ये आता है। यहाँ पे लिख लेते हैं आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बनता है जी? 20,323। ये मैंने शायद गलती से 20,333 लिख दिया है। ओहो, इसको चेंज कर लेते हैं, 323 होना चाहिए था ये। तो कैलकुलेशन जो है ना, इसमें टाइम लग रहा है, तो क्यों ना हम इसका सोल्यूशन ही देख लें। नीचे हमारे पास सोल्यूशन है। हमें ये पता है कि हमारा फार्मूला क्या बनता है जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है जी रिटर्न, जो कि आपको आता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो हमारे पास इन सारी चीजों को मिला के बनता है शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। हम 11,000, 25,535 और 21,626, तो हम लोग इस जो है तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू, ये आपका नीचे लिखा होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20,323 आपका जीपी है। इसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो 12,739 आ गया, और ये तीन चीजें जो भी हमने उधर बताई हैं इनको जमा करें तो आपके पास जो है ना 21.9% आता है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी। एवरेज टाइम टू पे। एवरेज टाइम टू पे जो होता है ये बेसिकली आपका डेटर्स क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड होता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड जो है वो, इसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है, अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। हम लोग टर्नओवर पीरियड जब लिखते हैं तो हम लोग ऊपर बैलेंस शीट के आइटम लिखते हैं, यानी कि हम लोग ट्रेड पेबल्स लिखेंगे ऊपर, नीचे हम लिखेंगे अपनी जो परचेजेस हैं। परचेजेस हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर नजर आ रही होती है, और हम लोगों ने ये बात की थी कि 99% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल जो होता है ये परचेजेस के इक्वली होती है। तो हम लोग परचेजिंग जो है उसकी जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लेंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये आपका आंसर आएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड का जो बनता है 76 डेज। ये आपका जो है वो 9874 और डिवाइडेड बाय 47528। 9874 क्या था जी? 9874 ये ट्रेड पेबल्स थे, और आपके कॉस्ट ऑफ सेल जो थी वो 470528 थी, और फिर हमने उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये रेशियोज की कैलकुलेशन तो बहुत ही सीधी सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आपको किसी फार्मूले में मुश्किल हुई होगी तो ये एवरेज टाइम टू पे वाले फार्मूले में मुश्किल हुई होगी। ये सीधे सीधे 6 मार्क्स थे दैट यू कैन अचीव इजीली। क्विक रेशियो जो होती है आपको पता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज के इक्वल होती है। तो करंट एसेट्स जो है वो आपके कितने हैं जनाब? करंट एसेट्स हैं आपके, इन तीनों को जमा कर लें तो आपके करंट एसेट्स बनते हैं। ठीक है जी, लेकिन इन करंट एसेट्स के अंदर से आपने इन्वेंटरी नहीं लेनी, तो बेसिकली आप इन दोनों को जमा कर लें, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश, इन दोनों को जमा करने से आपके करंट एसेट्स जो है वो क्विक एसेट्स बन जाते हैं। तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज वाली साइड पे जाएं तो आपके ट्रेड अप्रूव्ड एक्सपेंसेस, ये दो चीजें जो आपकी करंट लायबिलिटीज में आती हैं, तो ये जमा करके आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर के बारे में हमने बात की थी कि ये क्या होता है। हम लोग टर्नओवर के केस में बात करते हैं कि टर्नओवर जो होता है वो होता है सेल्स डिवाइडेड बाय समथिंग। ठीक है जी, तो एसेट टर्नओवर के केस में आप लिखेंगे सेल्स, आपकी सेल्स 67,851 की डिवाइडेड बाय एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है आपका, ये जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बेसिकली हम लोग बात करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका फॉर्मूला होता है 11,000, 25,535 और ये 1,000, यानी कि शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है जी, तो रिटर्न ऑन एसेट जो होता है, एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, इसका फार्मूला क्या होता है जी? हम लोग इसका फार्मूला पढ़ते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड।
इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये वो वाहिद फार्मूला है जो नाम से आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। एसेट टर्नओवर सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल होता है। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। इसी तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर जो होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर ये आपकी वो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज होती हैं जिसमें आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है। अब रेशो अगर लिखी हो तो हम ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम लिखते हैं और नीचे हम लोग बैलेंस शीट की आइटम लिखते हैं। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम क्या होगी, आपका इन्वेंट्री का स्टॉक, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के केस में कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आइटम होगी। तो ऊपर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और नीचे हम लिखेंगे इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंटरी नहीं है तो फिर हम क्लोजिंग इन्वेंटरी लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 47,000 डिवाइडेड बाय 11,528, और ये आपके पास बनता है जी 47,000 डिवाइडेड बाय 11,000, तो ये 4.1 टाइम्स। तो ये था जी रेशो वन, फर्स्ट वाली जो क्वेश्चन है उसका आंसर। मोस्टली क्वेश्चंस इसके अंदर इजी थे, बहुत मोस्टली रेशियोज इजी थी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है जी, हम लोगों ने इसको देख ही लिया कि यार इसको जो है ना वो सोल्यूशन से ही कर लेते हैं कैलकुलेशन में, और टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अच्छा, इंटरेस्ट कवर मिस हुआ जी। इंटरेस्ट कवर की भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि प्रॉफिट से आप कितनी दफा इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन दोनों को जमा करके आएगा, यानी कि 20,323 माइनस 7,584 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 5147। तो ये आपका इंटरेस्ट कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट कवर का मतलब है कि आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से कितनी दफा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला इंटरेस्ट कवर रेशो के साथ होता है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर इसका जो भी होगा वट एवर ये आ रहा होगा। अच्छा, अब अभी तक हम लोगों ने इसका पार्ट 2 नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप इनकी रेशियोज का कंपैरिजन करें तो हमें नजर आ रहा है कि एक चेंज आ रहा है, काफी ज्यादा इम्पैक्ट चेंज हो रहा है। तो हमें अब ये इवैल्यूएट करना है भाई कि ये जो चेंज हो रहा है ये क्यों चेंज हो रहा है, और इसको इन रिस्पॉन्स टू दीज की इवेंट्स जो है वो हम लोगों ने उसके साथ रिलेट करके बताना है। अच्छा, जब भी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और ये काफी अब जो है ना वो फ्रीक्वेंटली इस तरह की सिचुएशंस आना शुरू हो गई हैं कि वो आपको कहता है कि बताएं कि किसी एक चेंज का या किसी एक आइटम का, किसी एक स्टेप का आपकी रेशियोज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रेशियोज के ऊपर इम्पैक्ट कैलकुलेट करना बहुत इजी है, इसमें बस आपने बेसिक्स के ऊपर रहना है। ठीक है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जब भी वो आपको कोई इवेंट बताएगा, वो आपको कहेगा आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आप सिंपल अपने ज़हन में उसकी अकाउंटिंग एंट्री लेकर आए। आपके ज़हन में जब उसकी अकाउंटिंग एंट्री आ जाएगी तो यू विल नो कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और फिर उसको उसका इम्पैक्ट आपने रेशियोज पे कैलकुलेट करना है। ये इम्पैक्ट जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ एन आइटम ऑन रेशियोज जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेशियोज के अंदर आपको पता है कि एक चीज होती है न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर कहते हैं जो रेशो के ऊपर अमाउंट जो ऊपर लिखी होती है, और एक होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, जो ऊपर वाली आइटम है वो रेशो के आंसर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशो के आंसर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी, डिनोमिनेटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूमिनेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो डिनोमिनेटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक आइटम जो न्यूमिनेटर में है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसका आंसर बढ़ रहा है, तो आपकी रेशो भी इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। और अगर एक आइटम डिनोमिनेटर में है वो इंक्रीज हो रही है तो आपकी रेशो जो है वो डिक्रीज होंगी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है, अगर डिक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज हो जाएगी। सही है, तो ये एक सिंपल सा इम्पैक्ट है जो आपने ज़हन में लेकर आना है, और मल्टीपल स्टेप्स में आपने सोचना है कि क्या क्या इम्पैक्ट होना है चीज का। सही है। अच्छा, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इसका सोल्यूशन ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले, उसने कहा है ना कि कीपिंग इन व्यू द इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड पॉसिबल रीजंस फॉर द वेरिएशन इन द रेशियोज कंपेयर्ड इन ए अबव। तो हर रेशो के लिए हम लोगों ने 5-5 या 7-7 लाइंस छोड़ के लिख लेना है। ठीक है जी, रेशो का नाम लिख लेना है, रेशो का जो है वो आंसर लिख लेना है, और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर
एक एक इवेंट को वैल्यूएट करते चले जाना है और इसका इम्पैक्ट रेलिवेंट जगह पे रिकॉर्ड करते जाना है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अब जरा लिखने में स्लो होता है, लिखना ही जाता है, इसलिए मैं वर्ड के ऊपर टाइप कर लूंगा क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड ज्यादा बेहतर है। तो 8 रेशोज है जनाब आपकी, जो कि आपने यहाँ पे उनके ऊपर इम्पैक्ट लिखना है। तो आप सबसे पहले अपने आंसर के ऊपर क्या करें, आप 8 हेडिंग्स बना लें। ठीक है जी, हेडिंग नंबर 1 है जी, आपका इम्पैक्ट कैलकुलेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करें, आप कुछ लाइंस छोड़ दें। दूसरा आप बना लें ओपी मार्जिन। तीसरी आपकी रेशो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चौथा है आपके पास एवरेज टाइम टू पे। ठीक है, तो आप एक एक पेज के ऊपर 4 शायद बना सकते हैं या 3 बना सकते हैं, आप सारे जो है ना वो रेशोज लिख लें। क्विक रेशो, इंटरेस्ट कवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है जी, आप लोगों ने ये बना लिया। अब मेरा मशवरा ये है, रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन आप इसके सामने इसका फार्मूला भी लिख लें। यानी कि आप लिख लें कि जीपी मार्जिन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको काफी सारे जो है ना वो चीजें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, आपको इम्पैक्ट आसान अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग लिखते हैं जनाब सेल्स। ठीक है जी, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या क्या होता है जी, सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ऊपर हम लोग लिखते हैं ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किधर गया भाई, अच्छा यहाँ पे रबड़ नहीं चलेगी। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। एवरेज टाइम टू पे, पे आपने क्रेडिटर्स करने होते हैं, क्रेडिटर से आप परचेजेस करते हैं, परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स मल्टीप्लाई बाय 365। क्विक रेशो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय, किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, नहीं करते, मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं करना क्योंकि इसका आंसर टाइम्स में आता है। इंटरेस्ट कवर रेशियो, साल में कितनी दफा इंटरेस्ट दे सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसका आंसर भी टाइम्स में आना होता है, परसेंटेज में नहीं लिखते हम। एसेट टर्नओवर रेशियो, ये होता है जी सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होती है ये हमारी क्या होती है, ये होती है जनाबे वाला इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड है, रेशियो नहीं है, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड है। डेज में आंसर आ रहा, इसका टाइम्स में आंसर आता है। तो हम लोग जो है ऊपर लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम जो कि इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, और नीचे लिख लेते हैं बैलेंस शीट की आइटम जो कि इन्वेंट्री या स्टॉक होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो आंसर इसका टाइम्स में आएगा। ये रेशियोज मैंने क्यों लिखी है, काफी टाइम लगा, 2-3 मिनट लगे इसको लिखने में, इसलिए कि अब जब हम लोग यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स एवेल्युएट करेंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज इंपैक्ट हो रही है। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर अस टू एवेल्युएट कि कहाँ कहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है। अब जरा देखिए पहली ट्रांजेक्शन को समझते हैं। न्यू आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड, अच्छा एक नई आउटलेट हम लोगों ने बनाई, पहले 2 थी अब तीसरी बना ली। The cost of purchasing the outlets was financed through another long-term loan from the bank. इसका ये मतलब है कि आपने आउटलेट परचेज की और आपने बैंक से लोन लिया है। अब जरा सोचें कि अब जब आप अज्यूम कर ले ज़हन में कोई भी फिगर कि आपने जब एक आउटलेट परचेज किया है और उसको पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन लिया है, तो आपने क्या एंट्री की होगी, आपने एंट्री की होगी एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट है बिल्डिंग मशीनरी वो वहां पे जो भी इंस्टॉलेशन है फर्नीचर फिक्सचर कंप्यूटर वगैरह एसेट डेबिट किया होगा आपने। और लॉन्ग टर्म लोन जो है, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो आपने क्रेडिट किया होगा। ठीक है जी, उसने कहा ना फाइनेंस थ्रू अनदर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। और जब आपने लोन लिया है तो याद रखिएगा कि आपका फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो साल के एंड के ऊपर आपने फिर इसका इंटरेस्ट पे किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और वट आपका अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट एंड कैश जो है वो आपका काम हो जाएगा। वट आप अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा तीसरी चीज ये होगी कि एसेट आया है तो इसकी डेप्रिसिएशन हुई होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपने एंट्री की होगी।
तो जनाब ये जो इम्पैक्ट आया है, आपने जो काम किया है, इससे आपके ऊपर 3 इम्पैक्ट्स आए। ठीक है जी, 3 इम्पैक्ट्स आ गए। वट एवर द अमाउंट इज, आपको 3 इम्पैक्ट्स पता चल गए। आपको ये पता चल गया कि एसेट इंक्रीज हो गए हैं, आपके एसेट्स में इंक्रीज आ गया है। तो फिर इसका मतलब है वो तमाम रेशोज जिनमें एसेट इस्तेमाल होते हैं आपके, जिनमें फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, उनमें इम्पैक्ट आएगा। अब हम चलते हैं अपनी रेशोज की तरफ और एवेल्युएट करते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी रेशो है जिसके फार्मूले में एसेट आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि हमने इसमें से कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा हो। तो जनाब पहले वाली चीज को आप कर देंगे इग्नोर, यानी कि ये जो पहला इम्पैक्ट है इसको तो हम कर देंगे इग्नोर। इस इम्पैक्ट की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। क्रेडिट थे, क्रेडिट नेचर थी उनकी, लॉन्ग टर्म लोन अब आपके बढ़ गए। तो लॉन्ग टर्म लोन जो है ये आपके पास आपके फॉर्मूले में कहां पे आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म लोन आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं। तो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में पहला इम्पैक्ट लिखेंगे कि भैया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये रिड्यूस होगा, इट विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू न्यू लोन या ऑब्टेनिंग ऑफ न्यू लोन। ले जनाब, ये इस तरह से करना है, यानी कि आपने फॉर्मूले को ज़हन में लेकर आना है और जो जो फॉर्मूले में चेंजेस आ रही है आपने उसको नोट करते जाना है, लिखते जाना है। तो ये काम इस वजह से हुआ है, ये काम इस वजह से हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये आपकी डिक्रीज होगी क्योंकि आपने नया लोन ले लिया है। और वो किधर है? नीचे लिखी होती है वो चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आता है ना, आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ये चीजें आती हैं। तो इसका ये मतलब है कि जब आप नया लोन लेंगे, नया लोन इंक्रीज होगा, उससे आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी और आपकी रेशो के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डिक्रीज का आएगा। तो हम लिखेंगे कि रेशो विल बी डिक्रीज ड्यू टू ऑब्टेनिंग ऑफ न्यू लोन। ठीक है, इसको मजीद एक्सप्लेन भी किया जा सकता है कि न्यू लोन फॉर द आउटलेट। आगे चलते हैं, इसी तरह से और देख लेते हैं हमारे पास क्या कोई और रेशो भी ऐसी है जिस रेशो के ऊपर भी ये जिस रेशो में ये कैपिटल एम्प्लॉयड इस्तेमाल हो रहा होगा, ये लॉन्ग टर्म लोन इस्तेमाल हो रहा होगा, हम उसके अंदर ये बात लिख देंगे। हमें पता है कि एसेट टर्नओवर रेशो के अंदर भी लॉन्ग टर्म लोन इस्तेमाल होता है, तो अब यहाँ पे भी लिख देंगे कि दिस विल बी डिक्रीज ड्यू टू ऑब्टेनिंग ऑफ न्यू लोन। सही हो गया जी, यानी कि हमने लिख दिया एसेट टर्नओवर के अंदर भी, और तो नहीं कहीं पे लॉन्ग टर्म लोन इस्तेमाल होता, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इन्वेंट्री है, कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता। तो जनाब हम लोगों ने अपनी इस एंट्री का इम्पैक्ट भी जो है वो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। तीसरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को जरा गौर से देखें कि ये कहाँ पे जाता है। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है? जी नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो नहीं आता ये। हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं? जरा गौर से देखें, हम लोग ना तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखते हैं, ना ही हम उसको सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में लिखते हैं, बल्कि अलग से लिखते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की ये वाली फिगर जिस जगह पे आ रही होगी, हम उसमें जाके इसका इम्पैक्ट डालेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कहाँ पे आ रहा है? इंटरेस्ट कवर रेशो के अंदर आ रहा है। इंटरेस्ट कवर रेशो के अंदर आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट नोट करना होता है। तो इंटरेस्ट कवर रेशो में गौर से देखिएगा, इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट इंक्रीज होने से डिनोमिनेटर वाली फिगर इंक्रीज हो रही है, तो डिनोमिनेटर वाली फिगर का रेशो के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो हम बताएंगे कि क्योंकि डिनोमिनेटर की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, हमारी इंटरेस्ट कवर रेशो डिक्रीज होगी। ठीक है जी, तो हम लोग लिखेंगे दिस विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ले जरा कि ये जो इंटरेस्ट कवर रेशो है हमारी ये डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज इसलिए हुआ है कि आपने नया लोन लिया है और इंटरेस्ट वो आपका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे लेकर आएगा, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इसके अलावा तो नहीं इंटरेस्ट कहीं पे इस्तेमाल होता, कहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला कोई फार्मूला तो नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला फार्मूला किसी रेशो के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, और इससे फिर आपका क्या होगा? इससे फिर आपका जो है ना वो इम्पैक्ट आएगा। अगर फर्स्ट करेंगे एंड पे होता ईपीएस, तो ईपीएस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि ईपीएस जो है वो उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी चेंज हो जाता।
तो ये हो गया जी। अब हम लोगों ने बात कर ली कि भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब अक्रूड इंटरेस्ट जो है ये आपकी लायबिलिटी होती है, अक्रूड इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी होती है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया हो, आप ये भी तो सोच सकते हैं सर हो सकता है इंटरेस्ट पे कर दे अगर अक्रूड ना किया हो। तो मोस्टली ज्यादा इसमें जो बेहतर assumption है वो ये है कि आप इंटरेस्ट को साल के एंड के ऊपर अक्रू किया करें, आप इंटरेस्ट को कैश में पे ना किया करें, आप उसे अक्रू किया करें, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट और लोन वगैरह जो होता है वो जब उनका अपना ईयर पूरा होता है उस वक्त जो है ना वो रिटर्न होते हैं। तो आप इसको अक्रूड इंटरेस्ट में लिखें। अक्रूड इंटरेस्ट आपकी करंट लायबिलिटी होता है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप करंट लायबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं? करंट लायबिलिटी में देखें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट है। तो लायबिलिटी में जब क्रेडिट होता है तो वो इंक्रीज होता है। तो हम लोग चलते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज की तरफ जो कि क्विक रेशो में आ रही है। क्विक रेशो में करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि इसका इंक्रीज हमें नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो हम कहेंगे कि क्विक रेशो भी डिक्रीज होगी, क्विक रेशो भी डिक्रीज होगी, इसलिए ड्यू टू इंक्रीज इन अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। सीधा सीधा सा फार्मूला है, जो चीज नीचे है उसका इनवर्स रिलेशन है, जो चीज ऊपर है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। और ऊपर अगर कोई चीज माइनस हो रही है, जैसे इन्वेंट्री जो थी वो माइनस हो रही है यहाँ पे, तो फिर उसका भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ऊपर अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, लेकिन अगर कोई चीज ऊपर है लेकिन वो माइनस हो रही है तो उसका इनवर्स रिलेशनशिप होगा। साइन चेंज हुआ तो रिलेशनशिप का इम्पैक्ट भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद इसको कर रहे होंगे तो आपके लिए समझना इसको करना बहुत आसान होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ले जनाब, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्या इम्पैक्ट आएगा? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है? जी नहीं, ये आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स इंपैक्ट नहीं होगी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये आपका इम्पैक्ट होगा। तो हम जाएंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, हमें पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आता है, तो हम जाएंगे ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन के अंदर और इसमें हम लिखेंगे दिस विल बी इंक्रीज या डिक्रीज। देखिए ऊपर है एक चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अच्छा, अब जब डेप्रिसिएशन बढ़ेगी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा? जैसे जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी प्रॉफिट डिक्रीज होता जाएगा। तो बेसिकली जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट में से माइनस होना होता है। तो अगर आपकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी तो आपने प्रॉफिट में से उसको माइनस करना है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंसेस की वजह से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज क्यों होगा? इसलिए ड्यू टू द इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको सोचना होगा कि इसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इसका एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, एसेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर लिखेंगे दिस विल बी डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा जी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है कि एसेट्स के अंदर आती है। तो एसेट्स के अंदर जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे किसी भी रेशो में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी इवेल्युएट किया कि एसेट्स का इम्पैक्ट किसी भी रेशो में नहीं है इस वक्त। जो रेशियोज हम कर रहे हैं ये कुछ फार्मूला में इस्तेमाल जरूर होता है एसेट, लेकिन ये है कि ये जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं इसमें एसेट का कोई फार्मूला नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इम्पैक्ट कैलकुलेट किया, वो इम्पैक्ट जो है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज सोची और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज को हमने रेशियोज के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लिया। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है व्हेन यू आर थिंकिंग। और जब आप किसी को ये चीज समझा नहीं रहे होंगे तो ये जो चीज अभी हमने को 5-7 मिनट में की है, 10 मिनट में की है, ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिक्रीज डिस्पाइट एन इंक्रीज इन सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज। क्या पता चला? सेल्स की प्रमोशनल एक्टिविटीज आपने इंक्रीज करनी है। ठीक है जी, आपने सेल्स की प्रमोशनल एक्टिविटीज इंक्रीज कर दी है। आपने क्या किया होगा, आपने प्रोमोशनल एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर दी है। प्रमोशनल एक्सपेंसेस आपने बढ़ा दिए हैं तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, प्रमोशनल एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, कैश क्रेडिट होगा। एक तो ये एंट्री आपने करनी है, ये इसका इम्पैक्ट है बेसिकली। The sales at the new outlet were below the expectation। ठीक है जी, सेल्स कम हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे है, बट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द नेक्स्ट सेल। तो हम लोग एक तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हमने करने शुरू कर दिए,
दूसरा हमारी सेल्स जो है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि ये सीधा रिडक्शन ऑफ सेल है। ठीक है जी। तो रिडक्शन के केस में आप बस सिर्फ ये लिखेंगे कि आपका जो जीपी मार्जिन है वो कम इसलिए हो रहा है कि वो सेल्स में रिडक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये दो इम्पैक्ट है। सबसे पहले प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रमोशनल एक्सपेंसेस किधर जाएंगे? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो कम हो जाएगा। सही है जी। तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस के डेबिट होने से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। हम लोग ये चीज यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन विल बी डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन प्रमोशनल एक्टिविटीज। ठीक है जी। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं पे भी नहीं आते। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी वो वाले तमाम चेंजेस आएंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आते हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये दोनों लाइन आइटम जो है ये मैं यहाँ पे इससे कॉपी करके यहाँ पे भी लिखूंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले में, क्योंकि वहां पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमारा डिक्रीज हुआ है इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस की वजह से और इंक्रीज इन प्रमोशनल एक्टिविटीज की वजह से। तो बस आपने फॉर्मूले को फॉलो करना है। फॉर्मूले के अंदर जो जो फिगर लिखी हुई है उसके हिसाब से आप उसके डिक्रीज या इंक्रीज लिखते जाएंगे। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर भी ऊपर है उधर भी ऊपर है। अगर फर्ज करें कि एक फार्मूला होता है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दूसरी तरफ नीचे लिखा होता, तो आपने ये दोनों चीजें रिवर्स कर देनी थी। ठीक है, यानी कि जो डिक्रीज था उसकी जगह इंक्रीज कर देना था, इंक्रीज था डिक्रीज कर देना था। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें प्रॉफिट नीचे आ रहा होता है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये आपने ये दो आइटम्स कहां से उठाई हैं? ये दो आइटम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कैलकुलेशन के अंदर से उठाई हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिधर जिधर है हर जगह पे उसका इम्पैक्ट होगा। और कहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वाली चीज है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एसेट टर्नओवर, सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स में कोई चेंज नहीं है, इन्वेंटरी टर्नओवर में अभी तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी। तो भाई साहब एक तो उसने ये बताया कि प्रमोशनल एक्टिविटीज होगी और वो प्रमोशनल एक्टिविटीज की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। वो हम लोगों ने लिख लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद इसने कहा कि सेल्स में रिडक्शन हुई है। सेल्स में जो रिडक्शन हुई है ये हम लोग सेल्स के अंदर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले जीपी मार्जिन की बात करें तो जीपी मार्जिन के अंदर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एक चीज कम हुई है। तो जब डिनोमिनेटर में चीज कम होगी तो डिनोमिनेटर का रेशो के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जीपी मार्जिन के अंदर सेल्स नीचे लिखी हुई है, वो कम होगी तो आपका आंसर पड़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि जीपी रेशो जो है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स। जब हम लोग एक सिंगल आइटम का इम्पैक्ट कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम लोग बाकी चीजों को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे कि बाकी चीजें कांस्टेंट है। अच्छा, जीपी मार्जिन में सेल्स नीचे लिखी हुई है, इसका मतलब यह है कि इट विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स। सेल्स कम हुई है ना, लेकिन आगे फ्यूचर में बढ़ जाएंगी। अच्छा, यही चीज जो है ये हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी लिखनी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी सेल्स नीचे लिखी हुई आ रही है। अच्छा, क्या इसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे होगा? जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर हो रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी हम लिखेंगे कि दिस इज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज होगी। एवरेज टाइम टू पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्विक रेशो पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। इंटरेस्ट कवर रेशो पे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो कहां से निकलता है? सेल्स में से, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलता है। तो भाई ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है ना बेसिकली, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। ये भी इंक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स। अच्छा जी, सेल्स कम हुई है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ये इंक्रीज होगा। एसेट टर्नओवर की बात करते हैं। एसेट टर्नओवर के ऊपर सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड है। सेल्स का इम्पैक्ट देखते जरा। सेल्स का इम्पैक्ट तो भाई साहब बहुत सारी जगहों पे आएगा। अच्छा, सेल्स की अगर हम बात करें, एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स ऊपर है, डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी वजह से डिक्रीज होंगी, डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स।
तो सेल्स के कम होने का इनवर्स रिलेशनशिप है प्रॉफिट्स वाली सारी आइटम्स के ऊपर जिनमें प्रॉफिट हम ऊपर लिखते हैं, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है उन तमाम आइटम्स के साथ जिनमें सेल्स हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है जी, जिनमें सेल्स हम ऊपर लिखते हैं। रिडक्शन इन सेल्स की बात भी हमने कर ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम एंड तक चले गए थे। एसेट टर्नओवर के बाद कोई रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है उसके अंदर, और इन्वेंट्री होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया जी, आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इन्वेंट्री एट द न्यू आउटलेट वाज बिल्ट अप बाय यूटिलाइजिंग द लिक्विड फंड्स अवेलेबल विद द डब्ल्यूएल एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है जी, सप्लायर से क्रेडिट फैसिलिटी आपने एडिशनल हासिल करना शुरू कर दी है। एक तो ये चीज आपने की है, दूसरा आपने और क्या किया है, आपने इन्वेंट्री बनाई है। इसका मतलब यह है कि आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। और दूसरा आपने लिक्विड फंड्स अवेलेबल किए हैं, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने कैश से पेमेंट्स किया, तो आपके कैश में रिडक्शन हो रही है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, कैश में रिडक्शन हो रही है। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ, विद डब्ल्यूएल एंड द एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सप्लायर्स, और इसके साथ साथ आपकी क्रेडिटर्स भी जो है वो, ये भी आपने यूज किया, ये भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन्वेंट्री जो आपने ली है, कुछ आपने कैश से ली है, क्योंकि उसने कहा है कि यूटिलाइजिंग द लिक्विड फंड्स अवेलेबल। तो लिक्विड फंड्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फॉर्म में ही होते हैं। और एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ये है कि आप क्रेडिटर्स से भी चीजें ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ना सिर्फ अपना कैश यूटिलाइज कर रहे हैं, बल्कि आपके क्रेडिटर्स की फैसिलिटीज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे कि पहले कहा कि आपने हर एंट्री को आइसोलेशन में देखना है और उसका इम्पैक्ट डालना है। ठीक है जी, क्योंकि हर एंट्री का थोड़ा इम्पैक्ट होता है। ये जो फाइनल अमाउंट होती है, ये जो रेशियो का फाइनल आंसर होता है, इसमें जितने भी उसके फैक्टर्स होते हैं, हर एक का इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है। ऐसा हो सकता है कि उस आइटम के अंदर 4 चीजों का इम्पैक्ट आ रहा है, 2 चीजें पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है, 2 चीजें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है कि उस आइटम के अंदर 18 चीजों का इम्पैक्ट आ रहा है, 17 चीजें उसमें से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन जो चीज 18वीं चीज है जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है, वो उन 17 की वैल्यू से बहुत बड़ी है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो 18वीं वैल्यू के हिसाब से आएगा। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल जो एडजस्टमेंट है, उसमें हमने ये सोचना है कि बाकी चीजें सेम है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए जरा, इन्वेंट्री में इंक्रीज हो गया, तो हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री हमारी कहाँ पे यूज होती है। क्या जीपी में यूज होती है? जीपी में यूज होती है ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। हमें पता है कि जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो रिलेशनशिप है वो क्या है। जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, हमारे पास जो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो जीपी आता है। ठीक है जी, जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल्स का इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है, जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है, जीपी कम हो जाता है। अच्छा, जीपी के अंदर जाते हैं, जीपी के अंदर ऑपरेट ओपनिंग प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अभी बात हो रही है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है और प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक जब आपका इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। अच्छा, तो जब हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर आपको याद ना भी रहे कि दो चीजों का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप एक छोटा सा मॉडल बनाएं, उस मॉडल के अंदर कुछ फिगर्स अज्यूम कर लें। आप सोचेंगे भाई अच्छा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग जो है वो कितना है, ओपनिंग आप अज्यूम कर लें 1000 है, परचेजेस जो है वो आपने 2000 की है, और क्लोजिंग जो है वो आपका 1000 है, 1000 नहीं, इसको 100 रख लेते हैं। तो आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी 1000 में से 100 माइनस करें तो ये आता है जी 2900। ठीक है जी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। अब आप सिंपल उसी के अंदर क्या करें कि अब आप किस चीज का इम्पैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का, तो आप सेल प्राइस भी सेम रखें, आप परचेजेस भी सेम रखें, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको बढ़ा के 200 कर दें। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 2800 आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते हैं, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जब आप बढ़ाते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो भी बढ़ती है, हाँ वो कम होती है, सॉरी। जब आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम होती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरम्यान में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो आप फिर अज्यूम कर लें सेल्स
तो आपकी जो सेल्स है फॉर एग्जांपल वो है जी, आप रख लें 5000 की, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा जी 5000 माइनस 2900, आपका प्रॉफिट आएगा 2100 का। लेकिन जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते हैं 100 से 200 करते हैं, तो आप बाकी सारी चीजें वैसे ही रहने दें, सेल्स भी चेंज ना करें, कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक भी चेंज ना करें, परचेजेस भी चेंज ना करें, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक चेंज करें और उसके बाद कैलकुलेशन करें, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो 2200 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, इट डू नॉट टेक मच टाइम, आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब जरा बात करें उसकी क्वेश्चन की, तो उसने कहा है कि भाई हम लोगों ने ये किया है कि जरा बढ़ा दिया है अपनी इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री बढ़ाने से हमारे पास जो है वो जीपी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, जो चीज जीपी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी वो जारी बात है फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी, वो उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे भी इम्पैक्ट डालेगी। तो हमारा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और प्रॉफिट जो है उसका रेशियो के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो व्हाट वी विल से इज कि जनाब जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है जीपी और जीपी मार्जिन ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद इसी तरह जीपी मार्जिन का इम्पैक्ट जो है वो आपका ओपी मार्जिन में भी जाएगा, और ओपी मार्जिन का जो इम्पैक्ट है वो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हर वो चीज जो हमारे जीपी को इम्पैक्ट करती है वो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट करती है, वो हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी इम्पैक्ट करती है, और वो हमारे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर इंटरेस्ट कवर रेशियो को भी इम्पैक्ट करती है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि हम इनको आपस में लिंक कर दें। हम वो तमाम चीजें जो जीपी मार्जिन को इम्पैक्ट कर रही हैं उन तमाम को यहाँ पे बार बार रिपीट करने की बजाय हम सिर्फ ये चीज लिख दें कि ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ जीपी मार्जिन। तो हम लोग ओपी मार्जिन के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जीपी मार्जिन के तमाम इम्पैक्ट्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें, वो यहाँ पे लिख दें। इसी तरह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम लोग जो इतनी सारी चीजें बार बार लिख रहे हैं इसकी जगह पे हम सिर्फ ये लिख दें ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ ओपी मार्जिन। जब ओपी मार्जिन की बात करेंगे तो ओपी मार्जिन के अंदर जीपी मार्जिन वाले सारे इम्पैक्ट्स ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, तो आपको लिखना आसान होगा। तो जब आपने इस तरह से करना है तो आपने क्रॉस लिंकिंग कर देनी है इसकी, जो आपको क्वेश्चन में भी नजर आएगी कि जीपी मार्जिन के सारे इम्पैक्ट्स जो है उसने लिखा है कि वो ओपनिंग मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के भी हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के सारे इम्पैक्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी आते हैं। इसी तरह से जो इंटरेस्ट कवर रेशियो है इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे भाई इसके अपने इम्पैक्ट्स तो होंगे, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट कवर रेशियो का अपना इम्पैक्ट है, हम लिख देंगे ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ ओपी मार्जिन। तो जितने भी ओपी मार्जिन के इम्पैक्ट हैं वो सारे यहाँ पे भी हमारे पास आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इक्वल होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग इनकी क्रॉस लिंकिंग कर दिया करते हैं बचने के लिए। कैश डिक्रीज होगा और आपके जो है ना वो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको कहाँ पे पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा आपकी करंट एसेट के अंदर, क्विक रेशो के अंदर। क्विक रेशो जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें, अच्छा इसके अंदर इम्पैक्ट जरा गौर से देखिएगा, ये जो चीज है ना इन्वेंट्री, ये आपकी करंट एसेट्स में आती है, ये भी आपकी करंट एसेट आती है और ये आपकी करंट लायबिलिटी आती है। ठीक है, अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही जमा होके करंट एसेट्स माइनस या करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जो है ये हो रही है, तो इसमें जो चीज ऊपर ऐड हो रही है और जो चीजें नीचे ऐड हो रही है वो सेम है, वो चीज सेम है। या गौर से देखें, लेट्स सपोज कि आपकी इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है 2 मिलियन का, जिसमें से आपने 0.5 मिलियन कैश से और 1.5 मिलियन क्रेडिटर से पे किया। तो करंट एसेट में आपका 2 मिलियन का इंक्रीज है, 0.5 मिलियन का डिक्रीज है, तो बेसिकली आपका 1.5 मिलियन का इंक्रीज है, और करंट लायबिलिटीज में भी 1.5 मिलियन का इंक्रीज है। ठीक है जी, तो बेसिकली इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। ठीक है, यानी कि करंट एसेट्स के अंदर ऊपर भी वही सेम अमाउंट ऐड हो रही है, नीचे भी वही सेम अमाउंट ऐड हो रही है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो नलीफाइड है। ठीक है जी, इनका इम्पैक्ट आपस में कट गया है,
क्विक जो हमारी वर्किंग कैपिटल रेशियो है उसको तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली या ये मैथमेटिकली गलत बात है। कभी कभार ऐसे होता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से करंट एसेट्स बड़े होते हैं और करंट लायबिलिटीज छोटी होती हैं। मोस्टली ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है जी। बल्कि आप अगर देखें भी तो आपके यहाँ पे 1.1 है, इसका मतलब ये है, क्विक रेशियो 1.1 है, इसका मतलब ये है कि आपकी करंट रेशियो इससे भी बड़ी होगी। तो ये जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है ना, ये बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। अगर फर्ज करें कि नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो उसका इम्पैक्ट फिर रिवर्स हो जाता है। तो हम लोग जो है वो इसकी कैलकुलेशन के अंदर हमें थोड़ा सा जरा ध्यान से देखना पड़ता है। हम लोग इस केस में अज्यूम करते हैं कि इससे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके करंट एसेट्स में भी इंक्रीज है, करंट लायबिलिटीज में भी इंक्रीज है। लेकिन करंट एसेट्स में क्योंकि ऑलरेडी बड़े हैं, तो इसलिए इसमें जो इम्पैक्ट आएगा वो इंक्रीज का आएगा, ठीक है। ये तो था करंट एसेट्स के हवाले से। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्विक एसेट्स की, तो आपको पता है कि क्विक एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है, वो हमारा यहां से निकल गया, क्योंकि क्विक एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री माइनस हो जाती है। तो बेसिकली क्विक के अंदर ऊपर जो है वो सिर्फ 0.5 ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1.5 ऐड हो रहा है। तो क्विक रेशो के केस में मोस्टली ये होता है कि इसका जो इम्पैक्ट होता है ये नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री का इंक्रीज कम है। इन्वेंट्री का इंक्रीज हमने क्विक रेशियो में साइड पे कर देना होता है ना, क्योंकि हम करंट एसेट्स के अंदर से वो इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्विक आ जाती है, क्विक रेशियो। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इंक्रीज इन स्टॉक का आपकी जो क्विक रेशियो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि हमारी क्विक रेशियो विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक एंड क्रेडिट परचेजेस, ठीक है जी। तो ये बात भी हम लोगों ने कर ली है। अगला सवाल देखते हैं जी, अगला पॉइंट देखते हैं, व्हिच इज द इंटरेस्ट रेट ऑन एग्जिस्टिंग बैंक लोन्स हैज इंक्रीज ड्यू टू राइज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। ले जी, मार्केट में इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंक लोन इंक्रीज हो गया है, लोन की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट कवर रेशियो पे आएगा, क्योंकि वही रेशियो है जो हम जिसमें हम इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कवर रेशियो की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट कवर रेशियो के अंदर हम लोगों ने कहा था कि डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब अगर इंटरेस्ट मजीद इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग इस रेशियो को भी कहेंगे कि डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है फॉर न्यू लोन, और दूसरा डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट जो है वो हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने हर एक के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डाला है। और इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स का, इन्वेंट्री का भी इम्पैक्ट आएगा। ये हमने शायद लिखना भूल गए, तो चलिए आप लिख लेते हैं। तो इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो रही है हमारी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपकी इन्वेंट्री होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो हमने इम्पैक्ट डाला था कि इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का पास क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो जब आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ते हैं, जब आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होता है। तो हम लोग इसको बात करेंगे दिस इज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल्स। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सिंपल है, अगर आप इसको सिंपलिसिटी के साथ लेकर चलें। रूल क्या है? रूल ये है कि आप हमेशा अपने जो इम्पैक्ट्स आए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, उन इम्पैक्ट्स को सामने रखते हुए उसकी अकाउंटिंग एंट्री आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और फिर उस अकाउंटिंग एंट्री का रेशियो के ऊपर इम्पैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, चलें अब इसको डिस्कस करते हैं आगे। एक छोटी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं रेशियो एनालिसिस का की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये एक थ्योरेटिकल सी बात है, कभी कभार एग्जामिनर पूछ सकता है। एक दो दफा एमसीक्यूज के अंदर भी आया कि रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन जो है वो आप देख लें। सबसे पहले बात यह है कि रेशियो जो होती है ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बनती है, यानी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है, और फ्यूचर के बारे में हम इसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। थोड़ा सा जरा एक समझ लें कि हमारी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, वो ये कि हम लोग फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर,
और कभी भी हमारा जो पास्ट होता है वो हमेशा हमारे फ्यूचर की गवाही नहीं होता, यानी कि इट इज नॉट समटाइम्स आइडियल के हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर फ्यूचर के डिसीजंस किए जाएं, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है कि एकदम जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ठीक है जी। तो एक तो इंफॉर्मेशन, एक चीज ये, दूसरा ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है वो और करंट कॉस्ट, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होता है। आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हिस्टोरिक कॉस्ट के ऊपर आ रही होती है अक्सर। एसेट्स होते हैं वो पुराने होते हैं, लेकिन करंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी करंट एक्टिविटी चल रही होती है। आपकी सेल प्राइस जो होती है वो आजकल की तारीख के हिसाब से होती है। आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आपकी यूटिलिटीज, आपकी लेबर एक्सपेंसेस, सारे करंट कॉस्ट होते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग इस तरह के कुछ कंपैरिजन करते हैं ना, तो शायद हमारे लिए ये गलत बात है। जैसे कि एसेट्स के अंदर अप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, एक एसेट हम लोगों ने आज से 20 साल पहले लिया था, आज उस तरह का एसेट शायद हमें बहुत महंगा मिले, लेकिन वो जो 20 साल पहले हम लोगों ने एसेट लिया था उसके ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल 30 इयर्स के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कर रहे थे, तो आज की डेप्रिसिएशन बहुत कम आएगी उसकी। तो आज हम प्रॉफिट्स तो अच्छे कमा रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स में, लेकिन बिल्कुल सिमिलर प्रॉफिट कमाने वाली एक कंपनी जिसने बिल्कुल सिमिलर एसेट जो है फॉर एग्जांपल आज से 3 साल पहले लिया है, उसकी डेप्रिसिएशन और हमारी डेप्रिसिएशन में बहुत फर्क होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड किस्म की मशीनरी है, हम ट्रक की बात कर लेते हैं। एक ट्रक जो है वो कंपनी लेके चलाती है, वो ट्रक अगर किसी ने आज से 20 साल पहले लिया होगा तो उसने बहुत सस्ता लिया होगा, किसी ने आज से 2 साल पहले लिया है तो उसने बहुत महंगा लिया होगा। ठीक है जी। और इन दोनों की सस्ते और महंगे की फिगर जो है, इसका इम्पैक्ट उनकी डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस के ऊपर आएगा कि एक की डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, एक की कम होगी। कि आल्दो ये जो दूसरी वाली कंपनी है ये ज्यादा उसी तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो बात है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट का आपस में कंपैरिजन होता है, इससे भी आपकी रेशोज के रिजल्ट्स के अंदर जो है वो फर्क आता है। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है, ये बात हमने अभी इससे पहले भी की है थोड़ी सी, कि जब इन्फ्लेशन आती है तो फिर आपकी पुरानी रेशोज जो होती हैं वो आपके लिए उतनी ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होती हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। ठीक है जी। बहुत ही ज्यादा, जितनी ज्यादा रेशोज का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा उतना ही कम जो है वो रेशोज मीनिंगफुल रहेगी। फिर एग्रीगेशन में फर्क आ जाता है। कभी कभार ऐसे होता है कि जब आप रेशोज को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो रेशोज को कैलकुलेट करते हुए पास्ट में आपने फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस के अंदर कोई चीज लिखी थी और इस दफा आपने उनको किसी और एक्सपेंस में लिख दी है, तो एग्रीगेशन का फर्क आ जाता है। तो अमाउंट्स में जो फर्क होता है वो एग्रीगेशन की वजह से भी होता है कि एक चीज जो है वो पहले आपने कहीं और क्लासिफाई की हुई थी और बाद में आपने कहीं और क्लासिफाई कर दी। ये एग्रीगेशन का जो इम्पैक्ट होता है ये ज्यादातर ओवर द इंडस्ट्री होता है, ओवर द डिफरेंट कंपनीज होता है कि एक कंपनी ने एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया हुआ है, दूसरी कंपनी ने उसको जो है वो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ है। एक कंपनी कहती है कि मैं हर वो एसेट जो 50,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू का आएगा उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। एक कंपनी कहती है कि भाई जो मर्जी एसेट हो, अगर वो 1 साल से ज्यादा है, चाहे उसकी वैल्यू 3,000 ही क्यों ना हो, मैं उसको अपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा। तो इन दोनों के एसेट्स की रियलाइजेशन के अंदर फर्क होगा। इसी तरह से अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह का और एस्टिमेट्स का फर्क हो सकता है। एक बिल्कुल सेम टाइप की का एसेट है, एक बिजनेस जो है या एक कंपनी उसको 10 इयर्स पे डेप्रिशिएट करती है, दूसरी उसको 5 इयर्स पे डेप्रिशिएट करती है। 10 ईयर वाले के पास अपनी रीजंस है, 5 ईयर वाले के पास अपनी रीजंस है। इन दोनों कंपनीज के ऑडिटर अलग अलग है। कंपनी पहले वाली 10 साल वाली कंपनी का ऑडिटर जब गया, उसने पूछा भाई 10 साल पे क्यों डेप्रिशिएट करते हो? उसने कहा भाई हमें ऐसे लगता है कि 10 साल चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, 10 साल की डेप्रिसिएशन। दूसरी कंपनी का ऑडिटर उसके पास गया तो उससे पूछा कि भाई तुम 5 साल पे इसको क्यों डेप्रिशिएट करते हो? उन्होंने कहा भाई हम 5 साल ही चलाएंगे, इसके बाद हम नई मशीन ले आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, 5 साल की डेप्रिसिएशन कर दें। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट के फर्क होने से आपकी बहुत सारी जो रेशियोज है उनकी अमाउंट चेंज हो जाती है, और जब वो अमाउंट्स चेंज हो जाती हैं तो आपस में कंपेरेबल कैसे रहेंगी? तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में फर्क हो सकता है, एस्टिमेट्स में फर्क हो सकता है। ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट की एग्जांपल दी, पॉलिसी की भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी जो है वो FIFO बेसिस के ऊपर अपना क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करती है, और दूसरी कंपनी जो वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर अपना क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करती है। तो आपको पता है कि FIFO के अंदर बिल्कुल रीसेंट परचेजेस शामिल होती हैं। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा जो आपने सबसे एंड में परचेज किया होगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये बेसिकली आपका लेटेस्ट प्राइसेस के ऊपर होगा, और अगर इंडस्ट्री के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो आपको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस वजह से अकाउंटिंग पॉलिसीज का इम्पैक्ट भी आता है आपकी प्रॉफिट और इसकी अमाउंट के ऊपर, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन या रेशियोज के ऊपर। आगे चलते हैं जी। बिजनेस कंडीशंस का फर्क होता है और इसके बाद कंपनी स्ट्रेटेजी का फर्क होता है। ठीक है जी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है
कि एक बिजनेस जो है वो ऐसी सिचुएशंस पे फॉल कर रहा है जिसमें कि उनको उनके लिए जो है वो सप्लायर्स या क्रेडिटर्स मिलना मुश्किल है, या वो ऐसा रॉ मटेरियल फॉलो कर रहे हैं या वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि मिल ही नहीं रही मार्केट से, तो उनको अनफेवरेबल कंडीशंस के ऊपर परचेज करना पड़ता है, यानी कि उसको कैश पे परचेज करना पड़ता है, सप्लायर की तरफ से कोई डिस्काउंट से मिलते हैं, महंगा परचेज करना पड़ता है। तो बिजनेस कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, पुअर बिजनेस कंडीशंस है, इनकी वजह से जो है वो आपकी रेशियोज पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक बिजनेस जो है उसको वो एक ऐसी जगह पे है, एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद है जिस लोकेशन के ऊपर उसको बहुत ज्यादा सीवियर वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट करनी पड़ती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड कोई कंट्री ऐसी, कोई बिजनेस ऐसा होता है जो किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे उसको सस्ती लेबर मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, अदर कंट्रीज। तो इस तरह के बिजनेस कंडीशंस हो सकती हैं जिससे इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, और ये बहुत रीजनेबल कंसिडरेबल फर्क होता है। इसी वजह से आप देखें कि बहुत सारी कंट्रीज अपनी टेक मशीनरी जो है वो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाके लगाती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वहां पे उनको सस्ती लेबर मिलती है। पाकिस्तान में तो खैर इसलिए नहीं मिलती लगाते क्योंकि यहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना वो सहूलियत नहीं मिलती, और यहाँ पे खांचे लगाने वाले आखिर होते हैं। तो खैर बहरहाल जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए ज्यादा फेवरेबल ये है कि वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इधर इन जगहों पे आके तो अपनी मशीनरी लगाएं, यहाँ पे जो लेबर होती है वो सस्ती उनको मिलती है। ठीक है जी। तो बिजनेस कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कोई एक बिजनेस जो है वो किसी ऐसी कंट्री में काम कर रहा है जहाँ पे उसको महंगा रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है जी, और कुछ कंट्रीज ऐसी, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सस्ते रॉ मटेरियल वाली जगहों पे अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां पे बिजनेस कर रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन का भी फर्क होता है जी। कुछ जगहों पे इंटरप्रिटेशन जो होती है रेशियोज की वो फर्क होती है, ठीक है जी। इट कैन बी डिफिकल्ट टू असर्टेन द रीजन फॉर रिजल्ट्स ऑफ द रेशियोज। अगर ऐसी टेस्ट रेशियो आपकी 2:1 है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो एक सीजनल प्रोडक्शन करती है, और सीजनल प्रोडक्शन के अंदर जो है वो उसको पूरे साल का स्टॉक इकट्ठा बनाना होता है। तो अगर साल के शुरू में उसकी एसेट रेशियो कैलकुलेट करें तो वो ज्यादा बनेगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी सेल्स होती जाएगी और मजीद प्रोडक्शन नहीं होगी तो उसकी रेशियो जो है वो कम होती जाएगी। तो इंटरप्रिटेशन किस टाइप में कर रहे हैं, किस रेशियो की कर रहे हैं, ये भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें बिजनेस जो है उसमें वैल्यू वेरिएशंस आती रहती है। और फिर कंपनी स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। दो कंपनी से कंपनी है, और भी एक कंपनी की स्ट्रेटजी है कि मैंने मार्केट में सस्ती चीज जो है वो सेल करनी है ताकि मैं मार्केट में घुस जाऊं, एंटर हो जाऊं। वो मार्जिन के साथ रख के तो मार्केट के अंदर जो है ना वो चीजें बेच रहा है, उसका जीपी कम होगा, उसका हर चीज कम होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उसका जो है सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसने लो कॉस्ट पकड़ी हुई है और मार्केट में पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड एक बिजनेस है जो कि मार्केट में बड़ी देर से है, उसको पता है कि अब मैंने मार्केट में अपना प्रॉफिट शेयर सस्टेन करना है, उसने एक खास लेवल तक प्राइसेस बढ़ाई हुई हैं और उन प्राइसेस को वो चार्ज करता है। अच्छा, जब वो प्राइसेस को चार्ज करता है तो वो थोड़ी महंगी होती है। इसमें आप कॉलेजेस की एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि अपनी मार्केट में प्राइस जो है उन्होंने ठीक मेंटेन की हुई है। फॉर एग्जांपल 20,000 25,000 का वो कोर्स ऑफर करते हैं फिजिकली। तो उससे क्या होता है कि उनको पता है कि भाई अब हमने मार्केट में एंटर हो गए, अब हमारे बच्चे जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड है, अब हमें इस तरह की किसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ नए कॉलेजेस आते हैं, कुछ नए इदारे आते हैं जो मार्केट में पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी करते हैं ताकि वो अपना शेयर कैप्चर कर सके, और शेयर कैप्चर करने के लिए उनको कॉस्ट कम करनी पड़ती है। तो ये दोनों तरफ से हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिपेंड है। आप किसी एक ऐसे कॉलेज की जो मार्केट में पेनिट्रेशन के लिए सस्ते कोर्सेज बेच रहा है और खुद लॉस खा रहा है, वो बिजनेस की रेशियोज, और कोई ऐसा बिजनेस जो कि मार्केट में बड़ा एस्टैब्लिश्ड है, एक ऐसा कॉलेज जो मार्केट में बड़ा एस्टैब्लिश्ड है और वो अपने कोर्सेज की एक सर्टेन प्राइस चार्ज कर रहा है जिसमें उसको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उन दोनों की रेशियोज में फर्क होगा। हालांकि इन एक्चुअली में क्या है कि शायद वो जो मार्केट में पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी कर रहा है, कम प्राइस करके बेच रहा है, वो शायद ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, ज्यादा कस्टमर्स को कनेक्ट करके बैठा हुआ है। तो कंपनी स्ट्रेटेजी का भी फर्क होता है। तो ये कुछ रेशियोज की लिमिटेशंस है कि रेशियोज जो होती हैं ये आपको कभी कभार वो बेनिफिट, वो आउटकम, वो इंटरप्रिटेशन, वो रिजल्ट नहीं देती जो आपको उससे चाहिए होता है। This was the limitation of the ratios. फिर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे that is about the vertical and horizontal analysis. Normally फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ एनालिसिस किए जाते हैं जिनसे कि इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन आइडेंटिफाई होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, ये दो एनालिसिस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईच कैटेगरी, और पहले हम वर्टिकल एनालिसिस को समझते हैं।
वर्टिकल एनालिसिस ये होता है कि ईच कैटेगरी ऑफ अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट इज शोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी क्या होता है कि टोटल सेल्स की परसेंटेज के तौर पे आपके टोटल्स आते हैं। इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईच आइटम इज शोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है ये चीज रिपीट होगी, ये वाली लाइन, इसको इग्नोर कर दें। देखिए वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर ये बात पता चलती है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उनके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज कितने परसेंट है। हम लोग लिखते हैं सेल्स, इसमें प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसके बाद जो है ना वो ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको भी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। हम ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, या आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम लोग सेल्स को कहते हैं कि ये 100% है और हर चीज को एज परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करें, तो ये हमारे पास होता है जी वर्टिकल एनालिसिस। हम कहते हैं कि सेल्स अगर हमारी 100% है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 47,528 तकसीम 67,851, तो ये हमारे पास होती है जी 70%। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कितनी है जी, वो है जी 70%। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 30% होगा। इसके बाद हम लोग सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 7584 डिवाइडेड बाय 67,851, तो ये हमारे पास बनता है भैया 11.17%। तो इसको मैं 11% ही लिख लेता हूँ। तो जो हमारी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो 11% है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट एक्सपेंस की, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है 5147 डिवाइडेड बाय 67,851, ये हमारे पास बनता है जी 7.5%। तो मैं इसको 7.58 है तो 6% लिख लेता हूँ। ठीक है जी। और हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा डेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 13%। तो जब हम लोग ये कॉलम इस तरह से बना लेंगे जिसमें हर चीज जो है वो एज परसेंटेज ऑफ सेल्स लिखी गई है, तो इसे हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर वर्टिकल एनालिसिस बनाने के लिए हम बैलेंस शीट का टोटल पकड़ते हैं, बैलेंस शीट का टोटल उसके नीचे होता है, और हम हर आइटम को उस टोटल के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो टोटल है इस वक्त 73,574 है, 73,574 डिवाइडेड बाय टोटल होगा जी, सॉरी 52,514 डिवाइडेड बाय 73,574, तो ये जनाब आपका बनता है जी 71.37%। फिक्स एसेट हमारे टोटल एसेट्स का 71% है। इन्वेंट्री होगा जी 11,528 डिवाइडेड बाय 73,574, ये हमारे बनते हैं जी 15.6%। तो मैं से कहता हूँ जी इन्वेंट्री हमारा 17% है। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो है 6874 डिवाइडेड बाय 73,574, 9.22%। तो मैं इसको 9% लिख लेता हूँ। ये जो तीसरा है आखिरी जो होता है, इसको हमेशा कोशिश किया करें कि 100 में से ये सारा माइनस करके यहाँ पे लिख लिया करें, क्योंकि आप ऊपर भी काउंटिंग करते हुए आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ये वाला आंसर जब आए और उसको टोटल करें तो वो 100% के इक्वल ना बने। इसलिए कोशिश ये किया करें कि आखिरी वाली जो आइटम होती है ना, वो 100 में से बाकी परसेंटेजेस माइनस कर लिया करें। 17 माइनस 17 माइनस 9, ये बना 3%। तो कैश जो है वो हमारे टोटल एसेट्स का 3% है। इसे हम कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस, ऊपर से नीचे एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप जो आपका टोटल सेल्स होती है उसको 100% लेते हैं और बाकी आइटम्स को उसके हिसाब से वैल्यूएट करते हैं। जबकि बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका जो टोटल नीचे आ रहा होता है ग्रैंड टोटल, उसको एज ए टोटल इस्तेमाल करके उसको 100% रखते हैं और बाकी चीजों की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। यही काम आप इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड में भी करेंगे। ये नहीं है कि asset वाली साइड में है, यहाँ पे भी आप सो ऑन एंड सो फोर्थ सारे इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 73,574 के हिसाब से। ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं जी ये है हमारा वर्टिकल एनालिसिस। अब हम चलते हैं जी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की तरफ। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है वो आपको बताता है कि ओवर द ईयर या ओवर द टाइम आपका जो है वो क्या चेंज आया है। वो जो ओवर द टाइम चेंज आया होता है वो एक ही आइटम को उसके पिछले सालों के साथ कंपेयर करने से आता है। कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा एंड आइडेंटिफाई चेंज ओवर टाइम, ये चेंज ओवर टाइम बताता है। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये ग्रोथ रेट्स वगैरह प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के बारे में बताता है, और इसका फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आपने न्यू वैल्यू लिखनी है, इसमें से ओल्ड वैल्यू माइनस करनी है, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इनवर्स नहीं करना, यानी कि ऐसे नहीं करना कि ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है जी। न्यू माइनस ओल्ड लिखना है, फिर इससे पता चलेगा अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि डिक्रीज हुआ है।
ठीक है जी। इंक्रीज मींस देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द पर्टिकुलर आइटम ओवर द टाइम एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। पॉजिटिव का मतलब ये है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब ये है कि इंक्रीज हुआ है। इन आइसोलेशन का रिजल्ट इज नॉट मच यूजफुल। किसी भी रेशो का आंसर आइसोलेशन में यूजफुल नहीं रहता। किसी भी रेशो का आंसर इन आइसोलेशन इज नॉट यूजफुल, इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है जी। यूज्ड फॉर बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स एंड रेशोज। रेशोज को भी आपस में ओवर द इयर्स कंपेयर किया जा सकता है। अगेन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर बस ये थ्योरेटिकल थोड़ी सी डिस्कशन है, ये आपके लिए रेलेवेंट होगी। बाकी जो है आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसी एंट्रीज रिकॉर्ड करना जो कि मैनिपुलेटिव होती है, जो झूठी होती है, और उनका पर्पस ये होता है कि अपनी फेवरेबल रेशियोज को अटेन किया जा सके ईयर एंड के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल जानबूझ के सेल्स रिकॉर्ड कर दी जाए और वो सेल्स हुई ना हो। सेल्स रिकॉर्ड कर दी जाए और सेल्स रिकॉर्ड करने के से क्या होगा? आपका जीपी बढ़ेगा, ओपी बढ़ेगा, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ जाएगा, आपका ईपीएस बढ़ जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा आप ज्यादा डिविडेंड अलाउ कर सकते हैं। तो जानबूझकर दो नंबरी से जो चीज की जा सकती है उसमें ये है कि आपने रेशो सेल्स जो है वो बढ़ा दी है। इसी तरह से आपने क्या किया है? कुछ लाइबिलिटीज अपनी पे ऑफ कर दी है जानबूझ के, यानी कि आपने कहा कि जी हमने लाइबिलिटीज जो है इसको पे कर दिया है एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड टू इम्प्रूव द करंट रेशो। ठीक है जी। आपने कुछ अपनी लाइबिलिटीज पे कर दी है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटिंग द रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू गलत रिकॉर्ड करना है, हम लोगों ने बात कर दी। अंडरस्टेटिंग द एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंसेस हुए, आपने कहा यार अभी ना रिकॉर्ड करो, इसको अगले महीने रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जानबूझकर आपको कोई खर्चा खुर्चा हुआ जिसका सारा काम हो गया हुआ था, लेकिन आपने कहा कि इसको अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल के एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। इसी तरीके से एसेट्स को रीवैल्यू कर देना जानबूझ के। अगर एसेट जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट पे है तो जानबूझ के उसकी गलत रीवैल्यूएशन सरप्लस उसका रिकॉर्ड कर लेना, जिससे कि आपका जो है वो एसेट बड़ा बड़ा लिखे लगेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीज लगेगा। इसके अलावा आप क्या करते हैं? आप बेहतरी करने के लिए जो है वो नया रंग करना शुरू कर देते हैं दीवारों को। लोगों को लगता है कि यार अच्छा इनके पास तो बड़े पैसे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ आपको पता है हमारे मुल्क में जब घरों में रंग होते हैं तो उसकी सिर्फ दो ही रीजन होती हैं, या तो इनके पास पैसे बड़े आगे होते हैं या इनमें से किसी की शादी होनी होती है। खैर, तो पैसे वगैरह काफी आ गए हैं, इस तरह की चीजें करने शुरू कर दी हैं। स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि यार ये सारी चीजें जो है ना ये गलत है। एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके वैल्यूएट करें। जैसे हम लोग सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स लगाते हैं ऑडिट के अंदर, हम लोग ये वैल्यूएट करते हैं कि जो पिछले जो ईयर एंड के ऊपर आपने सेल्स रिकॉर्ड की है, कहीं उनमें से कुछ रिटर्न तो नहीं हो गया, कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं रिकॉर्ड। क्योंकि ये तो बहुत ईजी है कि आप एक सेल्स रिकॉर्ड करें, आप सेल्स टू रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करें, आपका करंट एसेट्स भी बढ़ गया, सेल्स भी बढ़ गई। करंट एसेट बढ़ने से आपका जो है वो करंट जो वर्किंग कैपिटल रेशो है, वर्किंग कैपिटल है वो आपका बढ़ गया, आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो भी ठीक हुई, उसके बाद सेल्स भी इंक्रीज हुई, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, हर चीज इंक्रीज हुई। तो सबसे जो ज्यादा मजे की बात वो ये है कि आपको जो है वो सेल्स इंक्रीज करने से आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी भी बेहतर हुई, और आपकी जो क्या कहते हैं उसको, अच्छा फिर आपने क्या किया? आपने उसको डेटर्स में डाल दिया। अच्छा डेटर्स जो है वो भी ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, और आपने उसमें क्या किया हुआ है कि बहुत सारे डेटर्स आप लोग रेगुलरली रिसीव करते हैं पैसे उनसे। तो डेटर्स के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आता है कि डेटर्स जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने साल दो तीन महीने गुजरे, आपने सेल्स रिवर्सल डाल दिया कि भाई सेल्स वापस हो गई है। डेटर को पसंद नहीं है, सेल्स रिटर्न हो जाती है दुनिया में, ऐसी कौन सी कोई मुश्किल बात है। सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न से क्या हुआ कि वो चीजें दोबारा रिवर्स हो गई, लेकिन उस वक्त तक आप अपना बेनिफिट हासिल कर चुके थे, शेयर होल्डर्स को खुश कर चुके थे। सो ये था जी कॉन्सेप्ट, आपकी रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।